नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। आने वाले जितने भी एग्जाम है इस सीरीज से आपको जरूर लाभ मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन हमें किसके द्वारा ज्ञात होता है। बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, शिलालेख 13 हो जाएगा 13। टोटल यहाँ पे देखा जाए बृहद शिलालेख के रूप में तो 14 शिलालेखों के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम लोग शिलालेखों की चर्चा कर लें तो जैसे नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट में बताया गया है पशुवध को यहाँ पे पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। इसके अलावा उत्सव समारोहों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है जब खासकर पशुओं की बलि दी जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड जो बृहद शिलालेख में देखेंगे तो इसमें चोल, पांड्या, केरल, सत्यपुत्र जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो साउथ के जो भी यहाँ पे राज्य हैं उनका उल्लेख इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर बात करें हम लोग थर्ड शिलालेख की यहाँ पे तो ब्राह्मणों की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके अलावा हर 5 साल में युक्ता प्रादेशिक राजकों के साथ धर्म का प्रचार करने के लिए राज्य के सभी क्षेत्रों का दौरा करते हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे शिलालेख 5 की। यहाँ पे तो यहाँ पे बताया गया है कि दासों के साथ या फिर उनके जो भी मालिक है उनके द्वारा यहाँ पे मानवीय व्यवहार करना चाहिए। धम्म महामात्रों के बारे में इसी शिलालेख 5 में यहाँ पे बाकायदा बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे शिलालेख 6 में देखेंगे यहाँ पे तो कल्याणकारी उपायों से संबंधित सारी चीज़ों को बताया गया है। कुल मिला के यहाँ पे 14 है। 14 में देखेंगे तो शिलालेख 13 में यहाँ पे कलिंग युद्ध का पूरा इसमें वर्णन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक तरीके से सवाल और पूछ सकता है यहाँ पे, जिस यूपीएससी ने पूछा भी था, खासकर अशोक के लघु शिलालेख को लेके। लघु शिलालेख में कहाँ कहाँ खास करे पाए गए हैं इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिरनार हो जाएगा। गिरनार नाम से ही पता लग रहा है गुजरात में, गिरनार लघु शिलालेख। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा कालसी उत्तराखंड में। सोपारा हो जाएगा महाराष्ट्र में। इसके अलावा और है एरागुडी आंध्र प्रदेश में। धौली, ध्यान रखेंगे धौली। इसके अलावा जौगढ़, धौली और जौगढ़ ये हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा में। तो लघु शिलालेखों को जरूर ध्यान रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लघु शिलालेख हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर राज्यों से संबंधित को रिलेट करके। दूसरे ऑप्शन पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि रुमिन देव स्तंभ शिलालेख। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में, उसी के आसपास बाउंड्री लाइन है जो नेपाल के आसपास, ठीक है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इस शिलालेख की कि यहाँ पे दोनों भाषाओं में जो उस समय प्राकृत, इसके अलावा प्राकृत और पाली दोनों ही भाषाओं में आपको लिखा हुआ ये शिलालेख मिल जाएगी। तो रुमिन देव स्तंभ शिलालेख। उसके बाद यह हुआ यहाँ पे वेनसांग का वर्णन जो कि देखा जाए तो जो एक चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के समय भारत आया हुआ था। लगभग 630 एडी से लेके 645 एडी के बीच ये भारत में रहा हुआ था। और इसी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक CU का। इसी को बोला जाता है द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ड। पूरा इसमें डिटेलिंग वेनसांग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ बरामद किए गए थे। सराय नहराय, दमदमा, महादह, इसके अलावा लंघनाज है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक मध्य पहाड़ी स्थल है, दमदमा है। वैसे ही देखेंगे तो महादह है। दोनों ही लगभग आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और सराय नहराय भी, ये भी तो उत्तर प्रदेश में ही है। लंघनाज भी वहीं पे है।
इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल जो बरामद किए गए हैं दमदमा से किए गए हैं। इसकी जो खुदाई कराई गई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। और सराय नहर राय में देखेंगे तो यहाँ पे एक और प्रश्न बन सकता है, 4 मानव कंकाल, यहाँ पे कितना दिया है, 3 मानव कंकाल कहाँ से बरामद किया गया है, दमदमा से। अगर 4 मानव कंकाल पूछ देगा तो आपको बताना है यहाँ पे सराय नहर राय से यहाँ पे मिला हुआ है। इसके अलावा महादाह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में यह भी स्थित है, मध्य पाषाण काल से भी इसका संबंध है। देखा जाए तो सराय नहर राय के आसपास ही ये सारा जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें पुरातात्विक रिकॉर्डों के अनुसार बताया गया है कि 15 मानव कंकाल, ध्यान रखेंगे 15 मानव कंकालों की पूरी एक श्रृंखला है, जो कि आसानी से यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पे प्रश्न बनाया जा सकता है। तो 15 ध्यान रखिएगा महादाह से, 4 मानव कंकाल सराय नहर राय से, और दमदमा से यहाँ पे हो जाएगा 3 मानव कंकाल। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन थे, किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। पाल वंश के शासक, पाल वंश के शासक कह सकते हैं धर्मपाल। लेकिन आपको ध्यान रखना है पाल वंश के संस्थापक के रूप में जिसे माना जाता है, ठीक है, उनका नाम है यहाँ पे गोपाल, गोपाल। और पाल वंश की जो स्थापना की गई थी लगभग 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कह सकते हैं, या फिर 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, शुरुआती में यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 8वीं से लेके, ठीक है, 9वीं शताब्दी के आसपास इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी। गोपाल के बाद से यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे शासक के रूप में आया था यहाँ पे, जिसका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल साम्राज्य के दूसरे शासक थे जिनके द्वारा यहाँ पे बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में, खासकर बंगाल देखेंगे, इसके अलावा जो दक्षिणी बिहार है, फिर कह सकते हैं पूर्वी बिहार के साइड, इनके द्वारा यहाँ पे शासन किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पाल साम्राज्य की देखिए जब भी चर्चा की जाती है 2 विश्वविद्यालयों की जरूर यहाँ पे चर्चा की जाती है। एक तो यहाँ पे हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। माना जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसीलिए की गई, इतना बड़ा देख पा रहे हैं यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय ऑलरेडी मौजूद था। तो देखेंगे उस समय, ठीक है, गुप्तों के समय ही इसको यहाँ पे बनाया गया था। आगे चल के माना जाता है यहाँ पे कि जो स्कॉलरशिप में, छात्रवृत्ति में, ठीक है, स्कॉलरशिप की गुणवत्ता में गिरावट देखने के बाद से ही यहाँ पे डिसीजन लिया गया। उस समय जो शासक था जिसका नाम है यहाँ पे धर्मपाल, तो यहीं पे, ठीक है, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला, ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वर्तमान में देखेंगे तो बिहार के भागलपुर जिले में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हालांकि बाद में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होगा तो ना वो सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय को यहाँ पे नष्ट करेगा, बल्कि देखेंगे तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी वो नष्ट कर देगा। तो वर्तमान में इसका खंडहर ही है, चाहे वो नालंदा की बात कर लें या फिर चाहे हम लोग यहाँ पे भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की यहाँ पे बात कर लें। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसी स्थान पर हर साल फरवरी के महीने में विक्रमशिला महोत्सव आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की थी? वारंगल है, नागलपुरा है, उदयगिरी है, चंद्रगिरी है। ऐसे प्रश्नों को देखिए रटा नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि कृष्णदेव राय के द्वारा जिस शहर की स्थापना की गई माना जाता है कि उसकी माता का नाम था नगला देवी। कृष्णदेव राय की माता का नाम था नगला देवी, और अपनी माता की याद में ही विजयनगर के पास, ठीक है, नगलपुरा नामक एक नगर की स्थापना की। और इसके अलावा देखेंगे कई सारा मंदिर, तालाब, गोपुरम सब यहाँ पे बनाया गया था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, नगलपुरा। कृष्णदेव राय की अगर हम लोग बात करें तो आपको ध्यान रखना है ना कि उत्तर में देखेंगे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत उस समय देखेंगे तो लगभग अंतिम सांसें यहाँ पे गिन रहा था, एक तरीके से देखा जाए लोदियों के नेतृत्व में।
अयोग्य शासक, बहुत सारी समस्याएं थी। तभी तो जाके बाबर आसानी से उनको यहाँ पे पराजित कर लेता है। तो उस समय देखेंगे तो बिल्कुल ही दिल्ली सल्तनत यहाँ पे सिपट सिमट गया था, खासकर लोधी वंश तक आते आते। तो उस समय देखेंगे तो दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा जो साम्राज्य था विजयनगर के रूप में यहाँ पर स्टेबलाइज हो चुका था। दिल्ली सल्तनत टूट चुका था, दक्कन सल्तनत देखेंगे वहाँ पे, ठीक है, तो अच्छा खासा अपना पैर पसार रहा था। पांच पांच जो भी दक्कन के प्रांत थे वो थे। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था। तो इन सारी चीज़ों को आपको सीक्वेंस के रूप में ध्यान रखना है। तो उसी समय यहाँ पे माना जाता है कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों पे बड़े साम्राज्य के रूप में विजयनगर की स्थापना यहाँ पे की गई थी। और उसी में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो शासक है कृष्ण देव राय, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 1509 से लेके 1529 के बीच इनके द्वारा यहाँ पे शासन किया गया था। कई सारा विजयनगर साम्राज्य में वंश है, जैसे कि देखेंगे तो इनका संबंध यहाँ पे हो जाएगा तुलु वंश। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में देखे होंगे गुलाम वंश, बल, ठीक है, गुलाम वंश, इसके अलावा खिलजी वंश, ठीक है, लोधी वंश। तो वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तुलु है, सुलु है, अराविदु है, ये सारे वंश आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो कृष्णदेव राय का संबंध हो जाएगा तुलु वंश। तुलु वंश के तीसरे शासक थे और माना जाता है कि सबसे महान शासकों में से एक थे विजयनगर, ठीक है। इनके द्वारा यहाँ पे कई सारी उपाधियाँ धारण की गई थी। बेसिकली यहाँ पे कितने बार पूछा जाता है, जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट उपाधि है कन्नड़ राज्य राम रमण, कन्नड़ राज्य राम रमण। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा आंध्र भोज, आंध्र भोज, और यहाँ पे हो जाएगा मुरु रायरा गंडा, मुरु रायरा गंडा। इसे कुछ उपाधियों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। इसके अलावा कृष्णदेव राय को जाना जाता है, ठीक है, साहित्य के लिए, साहित्य के लिए, कला के लिए भी इनको यहाँ पे जाना जाता है। खासकर इनके द्वारा देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में दक्षिण भारत का जो विजयनगर साम्राज्य का जो क्षेत्र है पूरी तरीके से उसको कन्नड़ साहित्य का स्वर्णिम इतिहास बोला जाता है। कन्नड़ साहित्य का स्वर्णिम इतिहास बोला जाता है और ऐसा तभी संभव है जब शासक विद्वान लोगों को प्रश्रय देगा। तो इसी क्रम देखेंगे तो चाहे वो संस्कृत हो, तमिल हो, तेलुगु कवियों को भी पूरी तरीके से, ठीक है, प्रेरित किया ही किया। तेनाली रामा का नाम आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा, ठीक है, जो कि कृष्णदेव राय के ही दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। जहांगीर ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कला का संरक्षण किया? ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन हम लोग चूंकि हर एक ऑप्शन को या फिर हर एक प्रश्न के उत्तर को एक बड़े डायमेंशन के अंतर्गत देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसका आसान सा उत्तर है यहाँ पे चित्रकला। चित्रकला तो देखेंगे यहाँ पे जहांगीर के दौरान चित्रकला का फारसी और भारतीय शैली दोनों का ही यहाँ पे चलन बढ़ गया था। तो इसने क्या किया, यहाँ पे पूरी तरीके से चित्रकला को यहाँ पे प्रश्रय दिया। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब तक शासक किसी चीज़ को प्रश्रय नहीं देगा तो फिर वो बड़े रूप में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके द्वारा यहाँ पे देखेंगे चाहे वो फारसी चित्रकला हो गया, ठीक है, फारसी शैली कह सकते हैं, या फिर भारतीय शैली, दोनों ही शैलियों को यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इसके द्वारा संरक्षण दिया गया। एग्जाम्पल के रूप में देखना होगा तो आप दिल्ली म्यूजियम चले जाइए, बहुत सारे म्यूजियम में वहाँ जाके देखिए मुगल काल का जो पेंटिंग है आपको समझ में आ जाएगा। इसी के शासन काल में देखेंगे तो भारतीय चित्रकला विदेशी प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्त हो गई। विदेशी प्रभाव से मुक्त हो गई, इसका कहने का एसेंस यही है कि जो इफेक्ट था विदेशी शैली का, चूँकि अब देसी लोगों को, स्वदेशी लोगों को यहाँ पे प्रश्रय दिया जाने लगा, तो इनको भी मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने का। और उसमें देखेंगे तो एक नया इनोवेटिव के रूप में प्योर यहाँ पे भारतीय शैली के रूप में यहाँ पे बनाया जाने लगा। और उस समय जो भी पेंटिंग बनता था, खासकर अगर हम लोग जहांगीर की बात करते हैं तो देखिए वो नेचर प्रेमी था। तो नेचर प्रेमी है तो स्वाभाविक सी बात है कि शिकार के दृश्य हो गया, पक्षियों का, फूलों का, पशुओं का, इन सारे चीज़ों का यहाँ पे चित्र बनाया जाता था।
इसके दरबार में कुछ इम्पोर्टेंट जो चित्रकार है इनका नाम बार बार पूछता है। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट दरबार है, सॉरी, इसके दरबार में कुछ इम्पोर्टेंट जो चित्रकार हैं जैसे कि अबुल हसन बिशन दास, ये दोनों नाम बहुत फेमस है, अबुल हसन और बिशन दास। इसके अलावा और है जैसे गोवर्धन है, बलचंद्र है, भीम, इसके अलावा इनायत, ऐसे बहुत सारे नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो काफ़ी प्रसिद्ध ही चित्रकार थे। देखेंगे उस समय तो चित्रों को बड़ी ही बारीकी से बनाया जाता था और चित्रों को बनाने के लिए जो ब्रश का जो प्रयोग किया जाता था, महीन ब्रशों का प्रयोग किया जाता था, हल्के रंगों का जहाँ ज़रूरत थी उसका प्रयोग किया जाता था। कुल मिला के देखेंगे तो आगे चल के जहांगीर चित्रकला को बेहद ही बड़े रूप में संरक्षण देगा, यूरोपीय चित्रकारों को भी देखेगा, उससे भी वो काफ़ी प्रभावित होगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। माना जाता है कि अपने समय में मुग़ल चित्रों के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक जहांगीरनामा के सचित्र चित्र आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो जहांगीरनामा में पूरा पूरा देखेंगे, यहाँ पे ढेर सारे चित्रों को इसमें बनवाया गया है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही यहाँ पे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश की बात की जाती है यहाँ पे तो ये भी ठीक है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। आगे चल के इसका यहाँ पे दामाद बन गया। तो गुलामों का गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक भी क्या था यहाँ पे देखेंगे तो महमूद जो ठीक है गजनवी था, उसका ये क्या था पूरी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा महमूद गजनवी की जगह ठीक है मोहम्मद गोरी। ठीक है, कभी कभी बोलते बोलते फ्लो में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोरी। तो मोहम्मद गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, देख पा रहे हैं यहाँ पे, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था यहाँ पे इल्तुतमिश, इसीलिए इसको यहाँ पे बोला जाता है दासों का दास। तो यहाँ पे अगर दिल्ली सल्तनत का कई बार सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद गोरी से ही आपको दिखाई देगा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे आगे चल के पूरी तरीके से देखेंगे तो एक यूनाइट करने का यहाँ पे प्रयास करेगा, बड़े क्षेत्रों पे कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। हालांकि ये भी लाहौर ही रह जाता है, वहीं से शासन प्रशासन को चलाता है। लेकिन जब इल्तुतमिश आएगा तो प्रॉपर ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठेगा, और इसीलिए माना जाता है कि इल्तुतमिश ही यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में देखेंगे तो चांदी के टंका और तांबे का जीतल नामक दो सिक्का चलाया, दो सिक्का इसी के द्वारा यहाँ पे चलाया। कुछ और भी इल्तुतमिश की उपलब्धियाँ हैं, जैसे कि इसी के द्वारा मंगोल आक्रमण से इसने भारत की रक्षा किया। चालीसा दल की आगे चल के अपने शासन प्रशासन को अपने दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए चालीसा दल की यहाँ पे स्थापना किया, और उसी चालीसा दल का एक मेंबर बलबन भी था। तो आगे आपको सब समझ में आएगा ही आएगा। उसके बाद और भी ऑप्शन है, देख पा रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद गौरी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तराइन का युद्ध आपको ध्यान रखना है। तराइन का दो युद्ध हुआ है जो कि मोहम्मद गौरी से संबंधित है। एक तो हो जाएगा यहाँ पे 1191 में पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज यहाँ पे एक मोहम्मद गौरी, उसमें बेचारा मोहम्मद गौरी हार जाएगा, लेकिन हार नहीं मानेगा और फिर से यहाँ पे 1192 में होगा, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाएगा और अंततः देखेंगे तो पृथ्वीराज तृतीय की यहाँ पे उसके द्वारा यहाँ पे हत्या कर दी जाएगी। एक और युद्ध है, तराइन का 3 युद्ध हुआ है, तराइन का तीसरा भी युद्ध हुआ है, जो कि इसका संबंध देखेंगे तो दोनों से नहीं है, मोहम्मद गौरी से भी नहीं है और पृथ्वीराज तृतीय से भी नहीं है। तो तराइन का जो तृतीय जो युद्ध हुआ है उसका संबंध यहाँ पे हो जाएगा इल्तुतमिश से। चूँकि देखेंगे मोहम्मद गौरी के जो तीन जो दास थे, गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, यालदौज था, बख्तियार खिलजी था। तो बख्तियार खिलजी तो बंगाल की तरफ निकल गया था। इल्तुतमिश सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक तो यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था यहाँ पे, और दूसरा एक और था यालदौज था। तो तराइन के तृतीय युद्ध में यहाँ पे जो लड़ा जाएगा यालदौज वर्सेस देखेंगे यहाँ पे इल्तुतमिश के बीच,
इल्तुतमिश के बीच यहाँ पे लड़ा जाएगा और इसमें इल्तुतमिश यहाँ पे विजय होगा 1216 ईस्वी के आसपास। तो तीनों ही तराइन के युद्धों को ध्यान रखिएगा, 1191, 1192 और इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा 1216। वैसे ही कुछ युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, आपको बेहद ही ठीक है मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो एक बार रिव्यू कर लेंगे तो आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे बलबन की। बलबन के बारे में बहुत सारा चीज़ आपको पता ही है। अभी मैंने बताया था कि बलबन स्वयं चालीसा दल का एक सदस्य था। चालीसा दल का सदस्य था, लेकिन इसने जो चालीसा दल को, जिसको तुर्क या चहलगामी दल भी बोला जाता था, ठीक है, उसको कमज़ोर करने के लिए पूरी तरीके से उसको तोड़ दिया, आगे डिमोलिश कर दिया उसको, और पूरी तरीके से शक्ति का इसके द्वारा केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। शक्ति का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया, चूँकि जब तक चालीसा दल रहता तो फिर इसके शक्ति का यहाँ पे केंद्रीकरण यहाँ पे नहीं हो पाता। और उसके जगह देखेंगे यहाँ पे सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना इसके द्वारा किया गया, और इसके द्वारा सैन्य मामलों को वित्त विभाग से पूरी तरीके से सेपरेट करने का भी आदेश दिया गया। इसी के द्वारा देखेंगे यहाँ पे तो बिल्कुल ही सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि के रूप में घोषित किया गया था, अर्थात राजत्व की अवधारणा बलबन के द्वारा ही यहाँ पे दी गई थी। इतना ही तक ये नहीं रुकेगा, आगे चल के इसके द्वारा देखेंगे तो सिजदा और पाबोज, ठीक है, अर्थात दरबार की प्रतिष्ठा, सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए यहाँ पे लाया गया था। फारसी साहित्य के संरक्षक जो भी थे यहाँ पे, खासकर ठीक है अमीर खुसरो जैसे लोगों को इसने संरक्षण भी दिया हुआ था। उसके बाद लास्ट में है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत सारी बातें इसके बारे में आपको पता ही होगा, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और भारत में देखेंगे तो मामलुक वंश या फिर दास वंश के संस्थापक के रूप में इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। 1206 से लेकर 1210 तक ये यहाँ पे शासन करेगा, और फाइनली यहाँ पे देखेंगे 1202 ईस्वी में परिमल देव से जो कलिंजर का जो किला होगा वो जीतेगा, और आगे चल के इसका जो दामाद था या फिर गुलाम कह सकते हैं इल्तुतमिश, यही यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का एक वास्तविक संस्थापककर्ता के रूप में बनेगा। लेकिन उससे पहले देखेंगे तो इसके द्वारा कुतुब मीनार का यहाँ पे निर्माण कराया जाएगा, और 1210 में पोलो खेलते हुए यहाँ पे उसकी यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी घोड़े से गिरने के पश्चात। ये सारी बातें हैं जो यहाँ पे आई होप कोई ना कोई प्रश्न बना दे एग्जाम। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलवंत से हिंदू संगीत सीखा हुआ था? हुमायूं है, जहांगीर है, अकबर है, शाहजहां है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, अकबर। अकबर ने यहाँ पे लाला कलवंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली हुई थी। अब लाला कलवंत के द्वारा ही माना जाता है कि अकबर को हिंदी भाषा में मौजूद जो भी यहाँ पे हिंदी भाषा मौजूद यहाँ पे, जैसे कि राग के साथ साथ किस ध्वनि का किस प्रकार से उच्चारण करना है, सब यहाँ पे लाला कलवंत ने अकबर को सिखाया हुआ था। क्योंकि आपको ध्यान होगा अकबर भी संगीत के प्रति काफ़ी ही मतलब इंटरेस्टेड था, संरक्षण देने का काम करता था। यही तो कारण है ना कि तानसेन देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के तरफ यहाँ पे वो किसी दूसरे शासक की दरबार की शोभा बढ़ा रहा था, लेकिन अकबर को जब पता चला कि तानसेन इतना अच्छा गायक है तो अकबर बुला लिया तानसेन को अपने नवरत्नों में, पूरी तरीके से तानसेन को यहाँ पे शामिल कर दिया। इसके अतिरिक्त यहाँ पे माना जाता है कि तानसेन के जो गुरु थे, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है यहाँ पे, वैष्णव संत हरिदास, वैष्णव संत हरिदास थे। और अकबर इतना संगीत प्रेमी था कि वह फतेहपुर सिकरी में देखेंगे, फतेहपुर सिकरी में अपने किले में जो बगीचा होता है उसके बीच में एक छोटा सा द्वीप आप कह सकते हैं, चारों तरफ पानी है, ठीक है, छोटा सा तालाब के बीच में ही यहाँ पे बनाया हुआ था, जहाँ पे संगीत समारोह का यहाँ पे आयोजन किया जाता था। आगे चल के देखेंगे तो जहांगीर तो चित्रकला प्रेमी हो जाएगा, लेकिन शाहजहां आएगा तो ये भी माना जाता है कि संगीत का बहुत बड़ा प्रशंसक था, और साथ में खुद एक अच्छा गायक भी था। इतना अच्छा शाहजहां गाता था कि सूफी लोग भी यहाँ पे इससे काफ़ी मतलब प्रभावित
होते थे, कितना अच्छा है, कैसे गा लेता है। मुगल काल के दौरान मदरसा जो मुस्लिम न्याय शास्त्र के शिक्षण में विशिष्ट था, स्थित था, कहाँ स्थित था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। देखिए यह लखनऊ में स्थित था। तो यहाँ पे मदरसा साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, वर्तमान में अभी भी मौजूद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक धार्मिक इस्लामी पाठशाला के रूप में मदरसा को जाना जाता है। और भारत में देखेंगे तो मुगलों का जब आगमन हुआ, भारत में जब मुगलों का आगमन हुआ, तो इस्लामी शिक्षा के लिए एक नया अध्याय यहाँ पे जोड़ा गया, जिसका नाम है यहाँ पे मदरसा। जैसे कि खुद यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं अकबर के, तो अकबर खुद ही क्या था, पूरी तरीके से अनपढ़ था, लेकिन देखेंगे तो शैक्षिक उत्थान के लिए उसने कई सारा प्रयास किया। और इसी दरमियान देखेंगे मुगल काल के दौरान ही तो लखनऊ मदरसा जो कि मुस्लिम न्याय शास्त्र के शिक्षण में काफ़ी ही मतलब स्पेशलाइज था, विशिष्ट था। ये अपने आप में कह सकते हैं कि उनकी जागरूकता को ही कहीं न कहीं यहाँ पे दर्शाता है। इसके अलावा देखा जाए, देखिए मदरसे मदरसे इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ठीक है, अध्ययन का जगह। और जो अध्ययन इसमें कराया जाता था, जैसे कि आप यहाँ पे गणना कर सकते हैं, गिनती वगैरह, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स हो गया, व्याकरण, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, व्याकरण, कविता, इतिहास इतिहास और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुरान की शिक्षाएँ कुरान की शिक्षाएँ, इसके कानूनों के बारे में यहाँ पे पूरी पूरी जानकारी दी जाती थी। और मदरसे का देखिए मुख्य उद्देश्य था कि अरबी भाषा हो गया और इस्लामी मूल्य की शिक्षा के एकीकरण के माध्यम से जो भी मुस्लिम जो कल्चरल एक्टिविटी है, रीति रिवाज, परंपरा, उसको यहाँ पे क्या करना है, जिंदा रखना है, लोगों के बीच, जो भी नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके बीच यहाँ पे पहुँचाना है। और आगे चल के देखेंगे तो थोड़ा सा मदरसा का लेवल और बढ़ते गया, जिसको बोला गया उच्च मदरसा। उच्च मदरसा में देखेंगे तो साहित्यिक विषय, अंक गणित, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का भी यहाँ पे पढ़ाया जाता था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस वर्ष पराजित किया था? बहुत आसान सा प्रश्न है, मैंने बताया था पानीपत का तीनों युद्ध आपको क्लियर होना चाहिए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, अप्रैल महीने में, अप्रैल 1526 में। और इसी लड़ाई के माध्यम से माना जाता है यहाँ पे कि बाबर के द्वारा मुगल सम्राट की भारत में यहाँ पे या फिर मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना की गई। और वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ लोदी वंश का अर्थात दिल्ली सल्तनत का पूरी तरीके से अंत भी किया गया। और यह कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। देखिए एक तरफ देखा जाए, बाबर के पास महज माना जाता है कि लगभग 15,000 सैनिक थे। और वहीं यहाँ पे लोदियों के पास जो खासकर उस समय इब्राहिम लोदी था, इतने बड़ी मात्रा में, लगभग देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 लाख के आसपास इसके पास सेना थी। लेकिन बाबर ने यहाँ पे कह सकते हैं कि तकनीक का भरपूर फ़ायदा उठाया, जैसे कि गन पाउडर, इसके तोपची, अग्नेय शास्त्र, उन्नत हथियारों का प्रयोग, जिसके वजह से यहाँ पे बाबर को विजय मिली। लगभग माना जाता है कि इस युद्ध में 20,000 से अधिक लोदियों की यहाँ पे मृत्यु हुई, मारे गए। और जिसके बाद से बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। सर थॉमस मुनरो वर्षों के दौरान यहाँ पे मद्रास के गवर्नर थे। टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है कितना से कितना के बीच। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। 1820 से लेके 1827 के बीच जो जनरल था, मेजर था, कह सकते हैं कि सर थॉमस मुनरो, उस समय ये मद्रास का गवर्नर था। यह देखिए पूरी तरीके से यह एक स्कॉटिश सैनिक था, जिसको 1820 में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था।
और इसकी मृत्यु हुई देखेंगे लगभग 1827 के आसपास हैजा से। उस समय जो कि ठीक है, चाहे यूरोप में भारत में देखेंगे बड़ी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी थी। जब तक ये मर नहीं गया तब तक ये सेवा करता रहा, अपनी सैन्य सेवा ये देता रहा। बहुत इम्पोर्टेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और माना जाता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में इसने बहुत सारा यहाँ पे चेंजेज लाया, जो यहाँ पे नियम बनाया गया था। जैसे नंबर 1 तो आप इसको जानते होंगे, रैयतवाड़ी सिस्टम के लिए। रैयतवाड़ी सिस्टम इसी के द्वारा यहाँ पे लाया गया था। इसके अलावा शिक्षा नीति को भी आपको ध्यान में रखना है। शिक्षा नीति मद्रास के क्षेत्रों में इसी ने यहाँ पे बनाया हुआ था। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, रैयतवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे तो भू राजस्व एकत्रित करने के लिए बिचौलियों को हटाया गया था, प्रत्यक्ष रूप से किसानों से राजस्व वसूला गया था। और इसमें देखेंगे तो भूमि की जो कह सकते हैं कि जो दर है, कर जो दर है, बिल्कुल अस्थायी बंदोबस्त जैसी नहीं थी कि एक ही टाइप का एक ही फिक्स कर दिया जाए। यहाँ पे भूमि के अकॉर्डिंग भी लगाया जाता था। जैसे कि शुष्क भूमि के लिए देखेंगे तो 50%, और जो आर्द्र भूमि है स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे उपज अधिक होगी, तो यहाँ पे थी यहाँ पे 60%। यहीं पे यहाँ पे भू राजस्व दर इतना यहाँ पे रखा गया था। जो नहीं देता था तो उसको यहाँ पे सरकार दोषी समझती थी, उसके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई भी की जाती थी। नेक्स्ट है द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, अर्थात प्राचीन भारत की जो जड़ें हैं किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी, राइटर का नाम बताना है। इस राइटर का नाम है W.A. फेयर सर्विस। यह बुक किस विषय में है तो नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है, प्राचीन भारत की जड़ें, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसमें देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल के, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल के समय में भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी कह सकते हैं कि किस तरीके से जीवन आगे बढ़ा, खासकर बौद्ध धर्म से पहले, उसमें देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल से लेके वैदिक काल तक सारी की सारी चीज़ें आपको किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देगी। तो उनका नाम है यहाँ पे W.A. फेयर सर्विस। माना जाता है कि इसके द्वारा यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों पे घूमा गया, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में घूमा गया, यात्राएं किए गया, और अपने होता है ना पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से यह पुस्तक यहाँ पे लिखा गया। जो पूरी तरीके से देखेंगे तो चाहे वो भौतिक भूगोल हो गया, भारतीय कल्चरल एक्टिविटी हो गया, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो गया। इसके अलावा इस बुक की एक और ख़ास बात है कि इसमें मैपिंग का प्रयोग बड़े मात्रा में किया गया है। मैप का प्रयोग किया गया है, इम्पोर्टेंट तस्वीरों को लगाया गया है, चित्रों को लगाया गया है। तो अपने आप में बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। विंध्य के किस क्षेत्र में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? देखिए विंध्य का जब भी जिक्र आता है तो उसमें जिक्र आ जाता है यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं। लेकिन भीमबेटका की जो गुफाएं है छोटी तो है नहीं, उसको यहाँ पे बांटा गया है कई सारे क्षेत्रों में। जैसे कि एलोरा की गुफा है, उसमें कई सारी गुफा है, गुफा नंबर 1, 16, 10 ऐसे करके बांटा गया है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से देखेंगे सर्वाधिक जो मानव कंकाल प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है यहाँ पे, ठीक है, घाघरिया में, विंध्य रेंज में स्थित, विंध्य रेंज में स्थित कह सकते हैं तलहटी में भीमबेटका की गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में लगभग यहाँ पे 700 से अधिक, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा नंबर है, 700 से अधिक यहाँ पे प्राकृतिक शैलाश्रय है, यहाँ पे पत्थर की आकृति है यहाँ पे, और घाघरिया भी उनमें से एक है। इन जो भी स्थलों की यहाँ पे खोज की गई थी 1957 में यहाँ पे खोज की गई थी, और आगे चल के आपको जैसे पता है कि 2003 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। वर्तमान में जो ये क्षेत्र है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यहाँ पे भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो MP का एक ज़िला है जिसका नाम है सीधी ज़िला, नाम ही है यहाँ पे सीधी ज़िला, उसी ज़िला में आपको देखने के लिए मिल जाएगी।
पृथ्वी प्रथम वीर किसकी उपाधि थी? बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करें यहाँ पे तो गुप्त वंश का काफ़ी परम प्रतापी शासक, नंबर में देखा जाए तो चौथे नंबर का यह शासक था। और सेना की महत्वाकांक्षी योजना के कारण या फिर अविजित कह सकते हैं ना, मतलब माना जाता है कि यूरोप का नेपोलियन तो कम से कम जाके हारा ही, रूस के मॉस्को में जाके हारा, फिर से हारा यहाँ पे वाटरलू की लड़ाई में। लेकिन भारत का जो ये समुद्रगुप्त है तो कभी हारा ही नहीं। तो फिर भी यहाँ पे चूंकि इतिहास में उसी का स्थान दिया जाता है जिसके बारे में पहले जानकारी होती है। तो समुद्रगुप्त के बारे में तो बाद में हमें पता चला, लेकिन नेपोलियन के बारे में हमें पहले पता चल गया था। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। कितने बार स्टूडेंट में कन्फ्यूजन होता है कि समुद्रगुप्त पहले आया, नेपोलियन तो बाद में आया है। तो इतिहास में जिसकी चर्चा सबसे पहले होती है, ठीक है, उसी को स्थान मिलता है। तो चौथा नंबर का शासन। सेना काफ़ी स्ट्रांग थी समुद्रगुप्त की, और इसके वजह से इसने अपने साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा पूरा इसने कंट्रोल किया। लेकिन दक्षिण भारत में उन सारे क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं, बल्कि गिफ्ट वगैरह कह सकते हैं या फिर रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ दिया गया। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है समुद्रगुप्त को पृथ्वी प्रथम वीर के रूप में। और समुद्रगुप्त का जो दरबारी का भी काफ़ी फेमस नाम है हरिसेन। हरिसेन, तो हरिसेन के द्वारा जो इलाहाबाद का जो एक स्तंभ है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, वहाँ पे इन सारी बातों को लिखाया गया है खासकर, ठीक है, बड़े मात्रा में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? यहाँ पे नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे जैसा मैं कि देख पा रहा हूँ जो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और यहाँ पे हो जाएगा शौकत अली। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से जो कि लगभग 1918 तक आते आते कंप्लीट हो चुका था, तो मुसलमानों की जो भावनाएं हैं पूरी तरीके से आहत हुई। चूँकि ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा था, और ऑटोमन साम्राज्य चूँकि खलीफा वहीं पे मौजूद है यहाँ पे, तो समस्या तो होगी ही होगी। खलीफा के साथ सारी विश्व भर के मुस्लिमों की आस्था उस समय जुड़ी होती थी। तो यही सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या था। इसीलिए यहाँ पे इन दोनों भाइयों के द्वारा देखेंगे प्रथम विश्व के युद्ध के बाद से 1919 के आसपास में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ, और आगे चल के यह देखेंगे तो गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गया। गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गया। तो अच्छा प्रश्न है, नाम पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन किस वर्ष हुआ था? देवबंद आंदोलन, इसका टाइम पीरियड है यहाँ पे 1866 में। 1866 ईस्वी में देखेंगे तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सहारनपुर जिले में। सहारनपुर जिले में, थोड़ा इसको देखने की कोशिश करिए। देवबंद क्या है? देवबंद। और इसका जो नेतृत्व यहाँ पे किया गया था 1866 में, कुछ नाम है जैसे कि मोहम्मद कासिम नानोतवी, मोहम्मद कासिम नानोतवी। इसके अलावा एक और नाम है यहाँ पे राशिद अहमद गंगोई के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन को यहाँ पे कह सकते हैं कि इसीलिए लाया गया था, या फिर इसका जो उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को पूरी तरीके से क्या करना है, यहाँ पे ख़त्म करना है। और ब्रिटिश शासन को ख़त्म करने के साथ साथ यहाँ पे जो भी मुसलमान है यहाँ पे, ठीक है, उनको शिक्षित करके पुनः क्या करना है, बहाल करना है। और माने पुराने स्टेज में आप कह सकते हैं लाना है यहाँ पे, ठीक है, जो भी रूढ़िवादी तत्व है फिर से हमको वहीं लेके जाना है, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसीलिए माना जाता है कि इसकी जो शुरुआत है मुस्लिम समुदाय के बीच, जो रूढ़िवादी जो वर्ग हैं, पुरानी विचारधाराओं को मानते हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे किया गया था। इसका गठन देखेंगे मुस्लिम समुदाय के नैतिक और धार्मिक उत्थान के लिए यहाँ पे किया
गया था। और जो देवबंद जो आंदोलन हुआ था, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, 1866 में। और आगे चल के 1885 ईस्वी के आसपास जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी, तो देवबंद आंदोलन, उस समय देखेंगे तो देवबंद विद्यालय खुल जाएगा इसके नाम से, तो ये सपोर्ट भी करेगा, खासकर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होगा तो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंग्रेजों के कंपटीशन के रूप में, एक पार्टी के रूप में यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ठीक है, यहाँ पर स्थापित किया गया था, खासकर भारतीयों के अधिकारों के लिए। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा गठित पार्टी का नाम क्या था? आसान सा प्रश्न है। स्वराज पार्टी, नाम क्या था इसका? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी 1 जनवरी, डेट अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1923 को। यहाँ पे देश बंधु जिनको चित्तरंजन दास बोला जाता है, और दूसरा नाम है यहाँ पे मोतीलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और इसका पहला जो सत्र है इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। पार्टी के अन्य नेताओं में देखेंगे तो हुसैन शहीद सुहरावर्दी, सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल, ये सारे यहाँ पे लोग मौजूद थे। और इस पार्टी का पूरा नाम है, देखिए, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बदल के भी पूछ सकता है। इसका जो उद्देश्य था कि भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराना, लेकिन जो रास्ता होगा पूरी तरीके से वो विधायी रास्ता होगा, वैधानिक रास्ता होगा, और उसी के माध्यम से कम किया जाएगा नौकरशाही को, ब्रिटिश नौकरशाही को यहाँ पे कम किया जाएगा। और प्रारंभ में देखेंगे तो स्वराज पार्टी ने असहयोग की नीति अपनाई, गांधीवादी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया और ब्रिटिश शासन के सभी कार्यों को बाधित किया, लेकिन विशेष सफलता यहाँ पे नहीं मिली। तब पार्टी ने पूरी तरीके से असहयोग के स्थान पर जवाबदेह पूर्ण सहयोग की नीति अपनाई कि नहीं, हम भी उसी तरीके से चलेंगे। तो आगे चल के ये पार्टी बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगी, इसका यहाँ पे पतन होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि माना जाता है कि पतन के प्रारंभिक कारण में जो एक फाउंडर थे यहाँ पे चित्तरंजन दास, इनकी यहाँ पे 1925 में, जून 1925 के आसपास इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब मृत्यु होने से, इतने बड़े लीडर की जब मृत्यु होगी, तो देखिए फिर लीडरशिप बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और इसी दरमियान देखेंगे तो स्वराज पार्टी के कुछ नेता जो कि असहयोग नीति के समर्थक थे, जबकि कुछ नेता सहयोग नीति के समर्थक थे, इसकी वजह से इस पार्टी में फूट पड़ गई, जो कि कांग्रेस के भीतर की ही एक पार्टी थी एक। तो आपको ध्यान रखना है 1925 में मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच असहमति थोड़ा बढ़ते चली गई, जबकि एक समय मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पार्टी को सपोर्ट किया हुआ था। और जब दोनों में असहमति बढ़ते चली गई, मतलब मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच, तो आगे चल के देखेंगे कि केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का प्रभाव धीरे धीरे यहाँ पे कम होने लगा। और कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख नेता और भी थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने एक अलग पार्टी, बहुत छोटा पार्टी है यहाँ पे, ठीक है, स्वतंत्र दल की स्थापना कर ली। तो और ये धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया, और 1926 के अंत तक आते आते देखेंगे तो स्वराज पार्टी का पूर्णतः पतन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत के सिद्धांत की लॉर्ड डलहौजी की नीति का पहला शिकार था? आसान सा प्रश्न है, यहाँ पे हो जाएगा 17, क्योंकि आपको ध्यान होगा व्यक्तिगत का सिद्धांत। व्यक्तिगत का सिद्धांत देखेंगे तो वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का एक हिस्सा था, जिसके अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य देश में अधिक से अधिक राज्यों पर अपना शासन लागू करना चाहता था। और उसकी शुरुआत यहाँ पे देखेंगे तो डलहौजी से पहले भी यहाँ पे किया गया था, लेकिन डलहौजी ने उसका पूरी तरीके से मूर्त रूप, एक होता है ना, एक वैधानिक नीति के माध्यम से यहाँ पे प्रयास किया। जो भारत के गवर्नर जनरल था, कार्यकाल भी इसका इतना छोटा नहीं, 1848 से लेके 56 तक था।
बहुत सारा इसने चेंजेज लाया। हालांकि इससे पहले भी सीओडी था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे, उसके द्वारा भी बहुत अधिक चेंजेज लाने का प्रयास किया था यहाँ पे। लेकिन अब चूंकि अब ये तो ठहरा पूरी तरीके से गवर्नर जनरल, पावर इसके पास क्या है, अधिक है। तो जो भी ये नीतियाँ बनाएगा पूरी तरीके से अंग्रेजों को फेवर में रख के बनाएगा, और इसी दरमियान ये लाएगा व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत, इसमें बताया गया कि यदि किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। इसका मतलब कि उत्तराधिकारी के लिए वो बच्चे को गोद निषेध भी नहीं ले सकता है। समझ रहे हैं ना, मतलब गोद निषेध नहीं कहेंगे, गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शासकों द्वारा गोद लिए गए बच्चों को, ठीक है, पेंशन देना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और बोला कि गोद लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजपाट तो नहीं मिलेगा। जो तुम्हारा व्यक्तिगत जो संपत्ति है, शासक की व्यक्तिगत संपत्ति ही गोद लिए हुए बच्चों को मिलेगा, पूरा राज्य नहीं मिलेगा। उपाधि नहीं ले सकता है बच्चा, पेंशन नहीं ले सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फाइनली देखेंगे 1857 की क्रांति में नाना साहब का जो जिक्र आएगा, पेंशन को तो लेके ही था, यहाँ पे पेंशन को यहाँ पे बंद कर दिया गया था। तो अब शुरू हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि 1848 में देखेंगे यहाँ पे तो सतारा को हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जयपुर संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, फाइनली ठीक है अवध को 1856 में, ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे मर्ज कर लिया जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मैच करना है। पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा, तीसरा, इसके अलावा पहला मैसूर युद्ध। बेहद ही आसान है। जैसे नंबर 1 बात करें हम लोग पहला कर्नाटक युद्ध की, पहला कर्नाटक युद्ध की, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1746 से लेकर 1748 के बीच। एक तरफ देखा जाए तो फ्रांस का गवर्नर डुप्ले था, और यहाँ पे डुप्ले के साथ कौन था, कर्नाटक का नवाब। और दूसरे तरफ यहाँ पे देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और इसका देखिए जो कारण था, कारण यूरोप का मसला नहीं था, सॉरी, कारण भारत का मसला नहीं था, जो कि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों मौजूद थे। इसका सबसे बड़ा जो कारण था यूरोपीय मामला था, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेके। और फाइनली एक्सला चैपले की यहाँ पे संधि की जाएगी 1748 में, और इसमें देखेंगे तो मद्रास को पुनः जो डुप्ले ने कंट्रोल किया हुआ था अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा, और बदले में फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में जो क्षेत्र ब्रिटिशरों के द्वारा लिया गया था उसको यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे टिट फॉर टैट वाली स्थिति रहेगी। उसके बाद यहाँ पे है दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1748 से लेके 54 के बीच ये होगा, फ्रांस और ब्रिटिशरों के बीच। और इसका जो कारण है इस बार देखेंगे तो भारतीय कारण होगा, खासकर हैदराबाद के निजाम की जो मृत्यु के बाद देखेंगे वो उत्तराधिकार को लेके सबसे बड़ी समस्या का कारण था। और आपको पता है कि डुप्लेक्स जो था, ठीक है, फिर जो डुप्ले था यहाँ पे हैदराबाद के लिए मुजफ्फरजंग और कर्नाटक के लिए चंदा साहब को समर्थन किया हुआ था। तो जो भी देखेंगे, ठीक है, चाहे हम लोग बात कर ले हैदराबाद या फिर कर्नाटक की बात कर ले, तो दो यहाँ पे जरूर कैंडिडेट रहेंगे ही रहेंगे। एक जो कैंडिडेट होगा पूरी तरीके से फ्रांसीसियों को सपोर्ट करेगा, और उसका अपोजिशन वाला अंग्रेजों को सपोर्ट करेगा। यही सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या का कारण होगा। फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो ब्रिटिश ने हैदराबाद के लिए नासिर जंग और कर्नाटक के लिए नवाब अनवरुद्दीन का यहाँ पे समर्थन किया हुआ था। और लास्टली पौंडीचेरी की संधि होगी 1754 के आसपास। फ्रांसीसी क्षेत्र को उनको वापस दे दिया जाएगा। इसमें अंग्रेज देखेंगे यहाँ पे विजित रहेंगे, और फिर डुप्ले को यहाँ पे वापस, ठीक है, फ्रांस भेज दिया जाएगा। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध होगा 1756 से लेकर 1763 के बीच। और इसका तात्कालिक जो कारण होगा, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा था, सबसे बड़ा कारण वही था। और इसी दरमियान देखेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। चंद्रनगर पर कब्जा करने का मतलब ही है कि पूरी तरीके से फ्रांसीसियों का अंत करना, क्योंकि डुप्ले चला गया था
अब जो नया फ्रांसीसी गवर्नर आया था उतना योग्य नहीं कहेंगे उसको, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और वांडीवांस का युद्ध होगा 1760 के आसपास, और उसमें जो फ्रांसीसी जो गवर्नर होगा काउंट डी लाली और ब्रिटिश जो जनरल होगा आई रेकवर्ड के बीच, और इसमें फ्रांसीसी फाइनली सब हार जाएगा और भारत में उनके पतन की शुरुआत हो जाएगी। इसका जो परिणाम होगा पेरिस की संधि, पेरिस की ध्यान रखिएगा शांति होगा, और पेरिस की शांति नहीं में पेरिस की यहाँ पे संधि होगा 1763 के आसपास। पौंडीचेरी और करिकाल को फ्रांसीसी को इस शर्त पर लौटाया गया कि वे इसकी किलेबंदी नहीं करेंगे, और इसने भारत में फ्रांसीसी शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर दिया। पहला मैसूर युद्ध आपको ध्यान नहीं होना चाहिए, 1700 देखेंगे यहाँ पे 67 से 69 के बीच यहाँ पे होगा। हैदर अली और ट्रिपल अलायंस के साथ एक तरफ मराठा निजाम और एक तरफ यहाँ पे ब्रिटिशर्स जहाँ पे एक साथ लड़ रहे थे। और फिर भी इसके बाद देखेंगे तो अंग्रेज, ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से हार जाएगा सब, और दोनों पक्ष एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को लौटा देगा। और इसमें भी लाया गया था मद्रास की संधि में कि भाई दोनों पक्ष बाहरी आक्रमण से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, पहला कर्नाटक युद्ध में यहाँ पे हो जाएगा एक्सला सेपले की संधि, ए का 4। ऐसा एक ही ऑप्शन है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। पश्चिम भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? डी के कर्वे का नाम किसके संदर्भ में है? अच्छा प्रश्न है ये भी। देखा जाए यहाँ पे तो हो जाएगा महिला शिक्षा। देखिए डी के कर्वे की जब भी बात आती है तो डी के कर्वे जो कि पश्चिम भारत के एक समाज सुधारक और शिक्षक भी थे, महर्षि डी के कर्वे के नाम से भी उनको जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे महिला शिक्षा को इनके द्वारा बड़ी मात्रा में यहाँ पे बढ़ावा दिया गया, और इनके द्वारा पहल भी किया गया था। 1896 में देखेंगे पूना में हिंगले नामक स्थान पर दान से प्राप्त भूमि पर विधवा आश्रम और अनाथ लड़कियों के आश्रम का यहाँ पे स्थापना किया गया था। 1907 में महर्षि कर्वे के द्वारा, डी के कर्वे के द्वारा यहाँ पे महिला विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना की जाएगी। 50 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का देखिए रोल काफ़ी बढ़ रहा है डी के कर्वे का, खासकर महिला शिक्षा से संबंधित गतिविधियों के लिए। और आगे चल के देखेंगे यहाँ पे तो डी के कर्वे को बनारस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि यहाँ पे दी जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है उपाधियों के बारे में। तो यहाँ पे बनारस विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी जाएगी, और आगे चल के फिर पूना विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, डीलिट की उपाधि उनको यहाँ पे दी जाएगी, डीलिट की उपाधि दी जाएगी। और भारत सरकार के द्वारा 1955 में पद्म भूषण से यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। और उसके बाद से देखेंगे 1958 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या था? यही है लाल शर्ट लाल कुर्ती भी बोला जाता है। और इस आंदोलन की देखिए जो शुरुआत की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1930-31 के दरमियान यहाँ पे शुरू किया गया था, और इसको खुदाई खिदमतगार भी बोला जाता था। खुदाई खिदमतगार भी बोला जाता था, जिसका देखा जाए जो शाब्दिक जो अर्थ होता है, ठीक है, सर्वेंट ऑफ गॉड, अर्थात भगवान के सेवक, अल्लाह के सेवक। और इसका उद्देश्य था यहाँ पे गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा का समर्थन करना। पूरी तरीके से देखा जाए तो अहिंसक आंदोलन था, इसमें हिंसा का कोई जगह नहीं है। जब, ठीक है, गांधीवादी प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है तो अहिंसा का कोई स्थान, हिंसा का कोई स्थान यहाँ पे नहीं होगा। जो भी पुरुष थे उनकी जो ड्रेसेस थी लाल शर्ट
महिलाएं काले वस्त्र धारण करती थी। और इस कारण देखेंगे उत्तर पश्चिम सीमा में, खासकर पाकिस्तान के क्षेत्रों की तरफ देखेंगे तो पश्तून में स्वतंत्रता सेनानी जो कि खान अब्दुल गफ्फार जो नेतृत्व कर रहे थे, उनको यहाँ पे फ्रंटियर गांधी के रूप में, क्योंकि गांधी तो इधर थे भारत में, उस समय भी पूरा भारत ही था, लेकिन उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ जो कि फ्रंट में है बिल्कुल, जो भारत में एंट्री का रास्ता बनता स्थल मार्ग से, तो फ्रंटियर, ठीक है, फ्रंट फुट में लड़ रहे थे, तो फ्रंटियर गांधी की उपाधि से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। खान अब्दुल खान ने 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बैठक में भाग लेने के बाद खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी 1930-31 में, जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। और आगे चल के इनको गिरफ्तार भी किया गया 3 साल के लिए यहाँ पे, ठीक है, जेल भी गए, कई सारे अंग्रेज़ों की यातनाएं भी सहना पड़ा, और फाइनली नमक सत्याग्रह तो आपको ध्यान ही है। और यहीं तक ये नहीं रुके, आगे चल के ये भारत विभाजन का भी पूरी तरीके से विरोध करते हुए नज़र आएंगे। तो इतना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा बातें इसके अंतर्गत हम लोगों ने समाहित कर लिया, खासकर एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें तो हम लोगों ने ज़रूर शामिल कर ही लिया। जब भारत का देखिए विभाजन हुआ तो उन्होंने, ठीक है, भारत पे रहना नहीं चुना, उन्होंने पाकिस्तान को ही चुना, ठीक है, पख्तून का जो क्षेत्र है उन्हीं सारे क्षेत्रों पे ये रहे। फाइनली देखेंगे यहाँ पे 1988 के आसपास इनकी यहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे के बाद से मृत्यु हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसके विरोध में अपना नाइटहुड उपाधि त्याग दिया गया था? देखिए, ये था यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का जब भी जिक्र आता है, एक कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार, मैंने कह सकते हैं पूरी तरीके से एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति के रूप में आता है। और सबसे फेमस है 1913 में जो उनको साहित्य का नोबेल जो पुरस्कार मिला हुआ था, उनके जो महाकाव्य था गीतांजलि के लिए, यहाँ पे दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो उस समय नोबेल पुरस्कार पाने वाले मात्र एक, मतलब गैर यूरोपीय भारतीय थे। खुद आप सोच के देखिए, 1915 में यहाँ पे जॉर्ज पंचम जो उस समय ब्रिटेन का शासक होता है, नाइटहुड की यहाँ पे उपाधि दी गई थी, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात से उसको यहाँ पे वापस कर दिया गया था। और इन्हीं के द्वारा गांधी जी को, महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी। वे एकमात्र देखा जाए पूरे विश्व के ऐसे कवि है जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी, जैसे कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला। आगे चल के देखेंगे तो शिक्षा का समर्थन करने के लिए, खुली शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की गई। इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 1941 के आसपास रविंद्रनाथ टैगोर की लगभग 7 अगस्त के आसपास उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी।